शौपन घोर पिंजरा। बहुत पुरानी बात है। एक राजा था। वह अपनी रानी को बहुत प्यार करता था। राजा का एक ही पुत्र था। संयोग से रानी को किसी रोग ने घेर लिया। राजा ने रोग को दूर करने के लिए अनेक उपचार किए, किंतु रोग बढ़ता ही गया। रानी को बिस्तर पर लेटे लेटे कई मास हो गए। वह जीवन की आशा छोड़ चुकी थी, किंतु पुत्र के मोह में बिस्तर पर पड़े पड़े न जाने क्या क्या सोचती रहती थी। एक दिन रानी ने देखा कि उसके कमरे में एक चिड़िया का घोंसला है। घोंसले में दो बच्चे हैं। चिड़ा और चिड़िया बड़े प्यार से दोनों बच्चों का पालन करते हैं। 2-3 दिनों के बाद रानी ने देखा कि चिड़िया की मृत्यु हो गई। बच्चों को पालने के लिए चिड़िया ने दूसरी चिड़िया से विवाह कर लिया। दूसरी चिड़िया थोड़े दिनों में तो दोनों बच्चों को पालती रही, परंतु जब उसके भी बच्चे हो गए तो वह अपने बच्चे को पालने लगी और पहली चिड़िया के बच्चों को मारने पीटने लगी। फिर एक दिन रानी ने देखा कि दूसरी चिड़िया ने पहली चिड़िया के दोनों बच्चों को मारकर नीचे गिरा दिया। रानी यह देखकर बहुत दुखी हुई और सोचने लगी कि यदि मेरी मृत्यु के बाद राजा ने शादी कर ली तो दूसरी रानी भी मेरे बच्चों को ऐसे ही सताएगी। शाम को जब राजा आए तो रानी ने कहा, महाराज, मेरा जीवन दीप अब मुझे बुझने वाला है। मेरा एक अंतिम इच्छा है, यदि माने तो कहूँ। राजा ने दुखी स्वर में कहा, रानी, तुम जो कहना चाहती हो कहो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। रानी ने कहा, मेरे मरने के बाद आप तुझसे शादी न कीजिएगा, क्योंकि नई रानी मेरे पुत्र को अपने बच्चों जैसा प्यार नहीं करेगी। राजा ने वचन दिया, मैं कदापि तुझसे शादी नहीं करूंगा। किंतु रानी की मृत्यु के पश्चात राजा थोड़े दिनों बाद अपनी प्रतिज्ञा नहीं निभा पाया। उसके राज्य की प्रजा बिना रानी के सोना महल नहीं देखना चाहती थी, इसलिए प्रजा के अनुरोध पर राजा को दूसरी शादी करनी ही पड़ी। राजा के महल में नई रानी आ गई। राजा राजकुमार को नई रानी के सुपुर्द करके राजकाज में लग गया। थोड़े दिनों तो नई रानी राजकुमार देखभाल करती रही, किंतु जब उसकी भी 2 पुत्र उत्पन्न हुए तो उसका ध्यान अपने बच्चों की सेवा में लग गया। बड़ा राजकुमार अब उसे फूटी आंखों भी नहीं सुहाता था, किंतु बड़ा राजकुमार राज्य के उत्तराधिकारी की भांति महल में घूमता फिरता और चैन से दिन बिताया करता। यह बात नई रानी के लिए असहनीय हो गई। आखिर बड़े राजकुमार को मरवाने के लिए नई रानी ने एक उपाय सोचा और झट बिस्तर पर लेटकर कहराना शुरू कर दिया। राजा को जब रानी की बीमारी सूचना मिली तो दौड़े दौड़े महल में आए। राजा ने रानी को बहुत दुखी देखकर राजवेद को बुला भेजा, परंतु रानी ने कहा, नहीं, मेरा रोग राजवेद से नहीं ठीक होगा। मेरे कलेजे में बहुत पीड़ा हो रही है। मैं तभी बचूंगी जब बड़े राजकुमार का कलेजा निकाल कर मेरे कलेजे पर रखा जाएगा। बेचारे राजा रानी की बातें सुनकर दंग रह गए, किंतु रानी ने हठ पूर्वक कहा, यदि बड़े राजकुमार का कलेजा मेरे कलेजे पर नहीं रखा जाएगा तो निश्चित ही आज मेरा प्राणांत हो जाएगा। आखिर रानी की हठ राजा को माननी ही पड़ी। मंत्री को बुलाकर उन्होंने राजकुमार को मरवाने का हुक्म दे दिया। मंत्री राजा की इस आज्ञा से बहुत दुखी हुए। उन्होंने प्रकट में तो बड़े राजकुमार को जल्लाद के हवाले कर दिया, परंतु जब जल्लाद मारने के लिए राजकुमार को जंगल में ले गया तो चुपके से घोड़े पर सवार हो मंत्री भी जंगल में जा पहुंचा। जल्लाद को अच्छी तरह समझा बुझाकर मंत्री ने राजकुमार को तो अपने घर में लाकर छिपा दिया और किसी जानवर का कलेजा जल्लाद के हाथों रानी के पास भिजवा दिया। बड़े राजकुमार की मृत्यु की सूचना पाकर रानी बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोचा, अब केवल मेरे ही 2 पुत्र राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। इसके कुछ दिन बाद और बीते। बड़ा राजकुमार चुपके चुपके मंत्री के घर में पलने लगा। मंत्री उसे अपने पुत्र से भी अधिक स्नेह करता था। नई रानी के दोनों राजकुमारों की तरह वह भी बड़ा हो गया। एक रात राजा ने सोते सोते शौपन देखा। शौपन बड़ा विचित्र था। सुबह राजा की आंखें खुली तो शौपन की बातें सोच सोच कर वे बड़े परेशान हुए और मन ही मन में निश्चय किया कि शौपन में जो वस्तु मुझे दिखाई दी है उसे प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयत्न करूंगा। राजा ने मंत्री को बुलाकर कहा, आज दरबार अच्छी तरह से सजाया जाए। सभी प्रमुख कर्मचारियों के अतिरिक्त आज प्रजा और मेरे दोनों पुत्रों को भी दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा दे दो। मुझे आज एक जरूरी घोषणा करनी है। राजा की आज्ञा अनुसार दरबार को खूब सजाया गया। सभी मंत्रीगण, प्रजानन और दोनों राजकुमार दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने घोषणा की, मैंने रात शौपन में एक पिंजरा देखा है। उस पिंजरे के भीतर संसार के सभी आकर्षक वस्तुएं दिखाई देती हैं। ऐसे शौपन घोर पिंजरा जो लाकर मेरे सामने उपस्थित करेगा उसे आधा राज्य दिया जाएगा। इसके बाद थाली में रखे हुए पान के बीड़े की ओर संकेत करके राजा ने कहा, जो व्यक्ति शौपन घोर पिंजरे को लाना चाहता हो आगे बढ़कर पान का बीड़ा उठा ले। किंतु दरबार में बैठे हजारों लोगों में से किसी ने भी पान का बीड़ा नहीं उठाया। उस दिन काफी देर तक दरबार लगा रहा। जब किसी ने भी बीड़ा नहीं उठाया तो राजा ने दूसरे दिन फिर सभा को सभी को दरबार में हाजिर होने को कहा। दरबार समाप्त होने पर मंत्री जब अपने घर गया तो बड़े राजकुमार ने पूछा, प्रतिदिन तो आप इससे पूर्व घर आ जाते थे, आज इतनी देर कहाँ लगा दी? मंत्री ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया और कहा, बेटा, ये सब राजकाज की बातें हैं, तुम्हें इन बातों से क्या मतलब? राजकुमार चुप हो गया, परंतु
जब दूसरे दिन मंत्री देर से घर पहुंचा तो राजकुमार ने फिर पूछा, आज फिर आप देर से आए हैं, क्या कारण है जो आप इन दिनों घर से देर से लौटते हैं? मंत्री ने कहा, बेटा बड़ी अजीब बात है। राजा ने सपने में एक पिंजरा देखा है। उनका कहना है कि संसार की सभी आकर्षक वस्तुएं उस पिंजरे में दिखाई देती हैं। उस शोपन घोर पिंजरे को लाने वाले को राजा आधा राज्य देने को कहते हैं। इसलिए 2 दिन से दरबार लगता है, परंतु कोई भी व्यक्ति शोपन घोर पिंजरा लाने के लिए बीड़ा नहीं उठाता। इसलिए मुझे लौटने में देर हो जाती है। राजकुमार ने पूछा, तो क्या कल भी राजा दरबार लगाएंगे? मंत्री ने कहा, हाँ, कल भी दरबार लगेगा। दूसरे दिन दरबार लगते ही राजा के दोनों लड़कियों ने बीड़ा उठा लिया और कहा, हमें एक नाव बनवा दीजिए। साल भर के लिए पूरा प्रबंध करके हम शोपनखोर पिंजरा ढूंढने समुद्र पार जाएंगे। इधर बड़ा राजकुमार भी मंत्री के घर से निकलकर दूसरे भेष में दरबार में पहुंचा, परंतु दोनों राजकुमार बीड़ा उठा चुके थे, इसलिए उसे निराश ही लौटना पड़ा। दरबार समाप्त होने पर जब मंत्री वापस घर आया तो बड़े राजकुमार ने कहा, आप मेरे लिए भी एक छोटी सी नौका बनवाकर साल भर का प्रबंध कर दें। मैं दोनों राजकुमारों के साथ शोपनखोर पिंजरा ढूंढने जाऊंगा। मंत्री ने कहा, उन्हें तो राजा स्वयं खर्च देकर भेज रहा है। मेरे पास इतना धन कहाँ है जो तुम्हारे लिए व्यवस्था करूं? राजकुमार ने कहा, अधिक नहीं, केवल 3 मास के लिए व्यवस्था कर दीजिए। इतने समय के भीतर मैं कोशिश करके लौट आऊंगा। राजकुमार के बहुत आग्रह करने पर मंत्री ने उसके लिए भी एक छोटी सी नौका बनवाकर 3 महीने के खर्च की व्यवस्था कर दी। दोनों राजकुमारों के पीछे पीछे बड़े राजकुमार भी अपनी नौका समुद्र में डाल दी। आगे आगे दोनों छोटे राजकुमार और पीछे पीछे बड़ा राजकुमार नौका बढ़ाते समुद्र के किनारे किनारे चलते जा रहे थे। चलते चलते जब शाम हो गई तो दोनों छोटे राजकुमारों को समुद्र किनारे कोई सराय सी दिखाई दी। दोनों राजकुमार वहीं रुककर विश्राम करने का विचार कर ही रहे थे कि तभी किसी ने जोर से पुकार कर कहा, आओ आओ, यहाँ रात को विश्राम करने की अच्छी व्यवस्था है। दोनों राजकुमार अपनी अपनी नौका किनारे बांधकर उसके पास गए। वह एक ठग था जो कि समुद्र किनारे घर बनाकर रहता था और उधर से आने जाने वाले व्यापारियों को पासा खेलकर ठग लिया करता था। इन दोनों राजकुमारों से भी उस ठग ने पासा खेलने को कहा। पहले तो दोनों राजकुमार आनाकानी करते रहे, किंतु जब उसने बड़े बड़े प्रलोभन दिए तो दोनों भाई पासा खेलने के लिए तैयार हो गए। ठग बड़ा चालाक था। उसने पहले दांव में एक ही नाव जीत ली। दूसरे दांव पर राजकुमार दूसरी नाव लगा दी, परंतु इस बार भी उनकी हार हुई। अंत में ठग ने कहा, जब खिलाड़ी के पास कुछ भी नहीं रहता तो वह अपने आप को ही दाव पर लगा देता है, इसलिए तुम दोनों भी अपने को दाव पर लगा दो। परंतु इस बार भी उनकी हार ही हुई। दोनों राजकुमारों को जीतकर ठग ने उनके कानों और नाकों में 5-5 कोड़ियां पहना दी और जीवन भर के लिए उन्हें अपना गुलाम बना लिया। इसके थोड़ी ही देर बाद बड़ा राजकुमार भी अपनी नौका खेता पर वहां पहुंचा। उसी समय ठग ने पुकार कर कहा, आओ आओ, यहाँ रात्रि में विश्राम करने के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था है। बड़े राजकुमार ने भी नौका किनारे से बांध दी। धीरे धीरे चलकर जब वह ठग के पास पहुंचा तो ठग ने कहा, रात भर क्या करोगे, आओ पासा ही खेलें। बड़े राजकुमार ने कहा, हाँ हाँ, जरूर पासा खेलेंगे। नौकाओं का बहाना बनाकर बड़ा राजकुमार कुछ देर तक वहां की दशा का पूरा अध्ययन करना चाहता था और थोड़ी ही देर में उसे सारी बातों का कुछ पता चल ही गया। काफी देर इंतजार करने पर भी जब नौकाएं नहीं आई तो ठग नहीं कहा, तुम्हारी नौकाएं तो आई ही नहीं, आओ तब तक पासा खेलना शुरू करते हैं। परंतु राजकुमार ने कहा, मैं तुम्हारे साथ सवेरे पासा खेलूंगा, इस समय तो मैं थक गया हूँ। मैं समुद्र के किनारे रेत पर सो जाता हूँ, सवेरा होते ही तुम्हारे पास पासा खेलकर तब यहाँ से जाऊंगा। ठग ने राजकुमार की बात मान ली। रात अधिक बीत जाने के कारण वह अपने घर में जाकर सो गया तो राजकुमार समुद्र में कमर भर पानी तक जाकर गंगा माता से प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करते करते जब ठीक आधी रात हुई तो गंगा माता प्रकट हुई। राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मेरे 2 भाइयों को इस ठग के पासे में जीत कर सारा धन दौलत ले लिया है। अब मुझे पासे में जीतकर वह अपना गुलाम बनाना चाहता है। कृपया करके मुझे संकट से बचाओ। गंगा माता ने हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हुए राजकुमार से कहा, निश्चित रहो, कल जब तुम पासा खेलोगे तो तुम्हारी जीत होगी, यह मेरा आशीर्वाद है। दूसरे दिन प्रातः ही ठग ने बड़े राजकुमार से पासा खेलने के लिए कहा तो राजकुमार तैयार हो गया। पहले दाव में राजकुमार ने एक नाव लगा दी। ठग ने न जाने किस बात से चूक गया, हार कर बड़े राजकुमार को एक नाव देनी पड़ी। दूसरे दाव में बड़े राजकुमारों ने फिर एक नाव लगाई। इस बार भी ठग ही हार हुई और राजकुमार के हवाले उसी नाव करनी पड़ी। तीसरे दाव में बड़े राजकुमार से कहा, अब तुम सारे धन के साथ स्वयं को दाव पर लगाओ। ठग से तीसरा दाव लगाया तो हार कर बड़े राजकुमार का गुलाम बनना पड़ा। पासा जीतने के तुरंत बाद ही बड़े राजकुमार ने कहा, अपने घर की चाबी देकर अब तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें गुलाम नहीं बनाता, किंतु आज से ऐसा बुरा कर्म न करना। मकान की चाबी देकर ठग वहां से भाग गया। राजकुमार ने उसके मकान का ताला खोला तो उसमें दोनों राजकुमारों की तरह 50 गुलाम नाक कान में कोड़ियां पहने घूम रहे थे
उन सबको मुक्त कराकर बड़े राजकुमार ने दोनों कुमारों को भी मुक्ति कराया। उनके नाक कान की कोड़ियों को थैले में ढक लिया। दोनों राजकुमारों को मुक्त करा बड़े राजकुमार ने कहा, तुम दोनों यदि चाहो तो इस ठग के घर का सारा माल नाव पर लाद कर ले जा सकते हो। परंतु दोनों राजकुमारों ने कहा, धन की हमें क्या जरूरत है, हम दोनों राजा के लड़के हैं। हम पिता के लिए शोभन गोर पिंजरा ढूंढने जा रहे हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। इतना कहकर दोनों राजकुमार अपनी अपनी नौका लेकर आगे बढ़ गए। अब बड़ा राजकुमार ठग के घर के एक एक कमरे को खोल कर देखने लगा। देखते देखते उसे एक कमरे में चिड़िया के 3 पंख रखे हुए दिखाई दिए। राजकुमार ने तीनों पंखों को हाथ में उठाया। जब वह एक पंख को अलग हाथ में लेकर ध्यान से देखने लगा तो उसकी सुगंधी से वह 80 साल का बूढ़ा हो गया। राजकुमार को अपनी दशा देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत दूसरा पंख सूंघ कर देखा तो वह एकदम 18 वर्ष का युवक बन गया। इसके बाद तीसरा पंख सूंघ कर देखा तो वह बिल्कुल छोटा सा बच्चा बन गया। ऐसी गुणकारी पंखों को पाकर बड़ा राजकुमार बहुत ही प्रसन्न हुआ। केवल उन तीनों पंखों को ही लेकर वह अपनी नौका पर सवार हुआ और किनारे किनारे आगे बढ़ा। चलते चलते जब शाम हुई तो बड़े राजकुमार ने दोनों राजकुमारों की नौका एक पेड़ से बंधी हुई देखी। दोनों राजकुमार पेड़ के नीचे भोजन बनाने की तैयारी कर रहे थे। उनके साथ ही बड़े राजकुमार ने भी पेड़ के नीचे रात बिताने का निश्चय किया। दोनों राजकुमारों के साथ बड़े राजकुमार ने भी अपना भोजन बनाया और खा पीकर वृक्ष के नीचे लेट गया। धीरे धीरे रात बीत रही थी। तीनों राजकुमार वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे। उनमें से दोनों राजकुमार तो सो गए, परंतु बड़ा राजकुमार कई प्रकार की चिंताओं में जागता रहा। जब आधी रात का समय हुआ तो उस वृक्ष के ऊपर से विधि और विधाता उड़ते चले जा रहे थे। तीनों राजकुमारों को नौका किनारों पर नौका बांधकर वृक्ष के नीचे सोते देखकर विधि ने विधाता से पूछा, ये तीनों राजकुमार इस वृक्ष के नीचे क्यों सोए हैं? विधाता ने कहा, यह तो संसार है, इसमें न जाने कौन कहाँ सोता है, तुम्हें इन बातों से क्या लेना, तुम अपनी राह चलो। परंतु विधि ने वहीं रुककर कहा, जब तक आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे मैं आगे नहीं जाऊंगी। विधाता ने कहा, अच्छा सुनो, ये तीनों राजकुमार एक बहुत ही धनी राजा के पुत्र हैं। इनके पिता ने शोपन को पिंजरा देखा है, उसे प्राप्त करने के लिए ये तीनों राजकुमार निकले हैं। परंतु इन तीनों को पता ही नहीं कि वह पिंजरा कहाँ है। विधि ने कहा, कहाँ है वह पिंजरा? विधाता ने कहा, वह पिंजरा पाताल लोक में सबज परी और लाल परी के पास है। विधि ने कहा, वह पिंजरा इन्हें कैसे मिल सकता है? विधाता ने कहा, जिस पेड़ के नीचे ये राजकुमार सोए हैं उसी पेड़ के जड़ के नीचे पाताल लोक में सबज परी के कमरे तक गई है। पेड़ के पास एक मोटा छिद्र है, उसमें होकर यदि कोई पेड़ की जड़ के सहारे पाताल लोक में जाए तो उसे अवश्य शोभन और पिंजरा प्राप्त होगा। ऐसा कह विधि और विधाता अपनी राह चल गए। दोनों छोटे राजकुमार तो सो रहे थे, परंतु बड़े राजकुमार ने विधि दाता की सारी बातें सुन ली। प्रातः होते ही बड़े राजकुमार ने कहा, भाई तुम दोनों जिस वस्तु की तलाश में जा रहे हो वह तो इसी बड़े पेड़ के नीचे पाताल लोक में है। पेड़ के पास यह देखो एक छिद्र है, इसी के सहारे तुम में से एक पाताल लोक में जाकर उसे ला सकते हो। परंतु उनमें से कोई भी पाताल लोक जाने के लिए तैयार न हुआ। बड़े राजकुमार ने कहा, अच्छा तुम दोनों यहीं बैठे रहो, मैं पाताल लोक में जाकर शोभन को पिंजरा लाता हूँ। इतना कहकर बड़ा राजकुमार छिद्र में से होकर जड़ के सहारे उतरता उतरता सबज परी के कमरे में जा पहुंचा। सबज परी उस समय सो रही थी। राजकुमार सबज परी के कमरे में पहुंचते ही इधर उधर चौकन्ना होकर देखने लगा। उसने परी के पलंग के पास एक थाल में सुंदर और पान रखा हुआ देखा। के साथ ही थाल में एक पत्र भी रखा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था, जो व्यक्ति सबसे पहले इस कमरे में आएगा वही मेरा पति होगा। उसे चाहिए कि थाल का पान खाकर मेरी मांग में सिंदूर भर दे, मैं उसकी पत्नी बन जाऊंगी। बड़े राजकुमार ने पत्र पढ़कर वैसा ही किया। मांग में सिंदूर पड़ते सबज परी जाग उठी और राजकुमार की सेवा सत्कार में लग गई। कुछ देर विश्राम करने के बाद राजकुमार ने सबज परी से पूछा, क्या तुम जानती हो शोभन और पिंजरा कहाँ है? सबज परी ने कहा, वह मेरी बड़ी बहन लाल परी के पास है, वह मुझसे थोड़ी ही दूर एक भयंकर जंगल में रहती है। तुम यदि उसे प्राप्त करना चाहते हो तो वह वहां अवश्य जाओ। मैं तुम्हें एक पत्थर देती हूँ, यदि तुम्हें कोई हिंसक पशु रास्ते में सताए तो तुम यह पत्थर दिखा देना, फिर वह तुमसे कुछ नहीं कहेगा। इस भयंकर जंगल में हम दोनों बहनों का ही राज है। बड़ा राजकुमार सबज परी से पत्थर लेकर लाल परी के महल की ओर चल पड़ा। जब वह थोड़ी ही दूर गया था तो मार्ग में अनेक हिंसक पशु मुंह फैलाकर उसे खाने दौड़ा। उन सबको राजकुमार ने सबज परी का पत्थर दिखाया तो उन्होंने एकदम डर कर अपना अपना मुंह बंद कर लिया और उनका सरदार राजकुमार के साथ जाकर उसे लाल परी के महल तक पहुंच आया। लाल परी ने के कमरे में राजकुमार ने वही पान, सिंदूर और पत्थर देखा जो सबज परी के कमरे में देखा था। राजकुमार ने पत्थर पड़ा और पान खाकर सोती हुई लाल परी की मांग में सिंदूर भर दिया। मांग में सिंदूर पड़ते ही लाल परी जाग उठी। उसने भी सबज परी की भांति राजकुमार को अपना पति माना और सेवा सत्कार में जुट गई। कुछ देर विश्राम करने के बाद राजकुमार ने लाल परी से पूछा, क्या तुम्हारे पास शोभन और पिंजरा है? लाल परी ने कहा,
हाँ, शोपन घोर पिंजरा मेरे पास है। जब मैं तुम्हारी पत्नी बन चुकी हूँ तो वह तुम्हारा ही हो गया। मेरे साथ साथ तुम उसे यहाँ चाहो ले जा सकते हो। राजकुमार ने कहा, अच्छा, शोपन घोर पिंजरा मेरे सामने खोल कर दिखाओ, उसे लेकर मेरे साथ चलो। लाल परी ने पिंजरा उसके सामने खोल रख कर कहा, इसे लेकर मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, परंतु यहाँ नहीं, सब्ज परी के घर। इसे खोल कर दिखा दूंगी। शोपन घोर पिंजरा और लाल परी को राजकुमार सब्ज परी के पास ले गया। यहाँ पहुंचने पर लाल परी ने राजकुमारी को पिंजरा खोलकर दिखाया तो वह मूर्छित हो गया। उस पिंजरे में सारे संसार की अच्छी अच्छी वस्तु एक साथ ही दिखाई देती थी। कुछ देर बाद जब राजकुमार को होश आया तो वह दोनों परियों से बोला, अब तुम दोनों मेरे साथ चलो। मेरे पिता ने शोपन घोर पिंजरे को शोपन में देखा था, उसी की खोज में मैं आया हूँ। दोनों परियों को साथ ले बड़ा राजकुमार जैसे ही वृक्ष की जड़ से सहारे बार ऊपर आया तो वैसे ही वृक्ष की जड़ टूटकर नीचे गिर गई। ऊपर दोनों राजकुमार बैठे उसका इंतजार कर रहे थे, किंतु जब परियों के साथ राजकुमार ऊपर आया और शोपन घोर पिंजरे को संभालना चाहा तो उन्हें मालूम हुआ कि शोपन घोर पिंजरा तो सब्ज परी के कमरे में ही रह गया। अब तो बड़ा राजकुमार ही बड़ी चिंता में पड़ गया। दोनों परियों ने कहा, पेड़ की जड़ तो केवल एक बार आने जाने के लिए थी, नीचे पाताल लोक में अब कैसे कोई जा सकता है। बड़े राजकुमार ने दोनों राजकुमारों को कहा, यदि पिंजरे को ऊपर लाना चाहते हो तो मेरे साथ आओ और घास काटकर खूब लंबी रस्सी बनाओ, उसके सहारे मैं फिर पाताल लोक में जाकर पिंजरा लाऊंगा। तीनों राजकुमारों ने मिलकर घास काटी और दिन भर बांटकर बहुत बड़ी लंबी रस्सी तैयार की। रस्सी तैयार हो जाने के बाद बड़े राजकुमार ने कहा, तुम दोनों मजबूती से रस्सी का सिरा पकड़े रहो, मैं इसके सहारे पाताल लोक में जाता हूँ। जब मैं नीचे से रस्सी को हिलाऊं तो तुम दोनों उसे ऊपर खींच लेना। दोनों राजकुमार ने रस्सी का सिर पकड़ा और बड़ा राजकुमार के सहारे सब्ज परी के कमरे में गया। वहां से पिंजरा उठाकर उसने रस्सी हिला दी। ऊपर से दोनों राजकुमारों ने रस्सी खींच ली। छिदर के पास जब बड़ा राजकुमार पिंजरा लेकर पहुंचा तो दोनों राजकुमारों ने कहा, पहले पिंजरा दे दो, फिर तुम ऊपर आ जाना। बड़े राजकुमारी ने पिंजरा दे दिया। दोनों राजकुमारों ने पिंजरे को हाथ में पकड़कर रस्सी काट दी। बड़ा राजकुमार फिर पाताल लोक में गिर गया और दोनों राजकुमार परी सहित पिंजरे को ले राजमहल में वापस आ गए। बेचारा बड़ा राजकुमार पाताल लोक में जल के किनारे बैठा बैठा अपने भाग्य पर रो रहा था। उसकी कराई सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। शोपन घोर पिंजरा हाथ से गया। अब पाताल लोक से निकलकर पृथ्वी पर जाना कठिन है, यही सोच सोच कर राजकुमार बड़े करुण स्वर में रो रहा था। उसका रोना सुनकर एक पीले मेंढक ने जल में से निकलकर पूछा, क्या बात है भाई, तुम रो क्यों रहे हो। राजकुमार ने मेंढक से सारी व्यवस्था कह सुनाई। मेंढक ने बड़ी सहजता से कहा, रो नहीं भाई, मैं अपने सभी साथियों को बुला लाता हूँ, हम एक के ऊपर एक चढ़कर पृथ्वी लोक तो तुम्हें पहुंचा देंगे। इतना कहकर मेंढक जल के भीतर गया और अपने सभी साथियों को बुलाकर लाया। जब सभी मेंढक इकट्ठे हो गए तो एक मेंढक ने राजकुमार को अपनी पीठ पर बिठा लिया। शेष सभी मेंढक बारी बारी से उसके मेंढक के नीचे आते गए। हर मेंढक नीचे आने पर अपना पेट फुलाकर ऊपर वाले मेंढक को ऊंचा बढ़ा देती थी। इसी तरह से लाखों मेंढकों ने मिलकर राजकुमार को पाताल लोक से पृथ्वी लोक तक पहुंचा दिया। पृथ्वी तल पर आ जाने के बाद राजकुमार जितने मेंढकों को हाथ से खींच सकता था खींचकर पृथ्वी तल पर पहुंचा दिया। कहते हैं तभी से पृथ्वी पर मेंढक होने लगे। इससे पहले पृथ्वी तल पर मेंढक नहीं थे। बड़े राजकुमार की नाव पेड़ से बंधी थी। उसने जल्दी जल्दी नाव को खोला और तेजी से महल की ओर चल दिया। कुछ समय के बाद जब वह महल के पास पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि दोनों राजकुमार शोपन घोर पिंजरा और दोनों परियों को लेकर पहुंच गए हैं। राजा दूसरे दिन दरबार में सबके सामने पिंजरा लेकर दोनों राजकुमारियों का साहसिक कार्य सबको दिखाना चाहता था, इसलिए दूसरे दिन बड़े ठाट बाट से दरबार लगाया गया। सारी प्रजा बड़ी उत्सुकता से शोपन घोर पिंजरा देखने के लिए बैठी थी। राजा ने दोनों राजकुमारों को शोपन घोर पिंजरा दरबार के सामने पेश करने को कहा। दोनों राजकुमार शोपन घोर पिंजरा लाकर बड़े गर्व से राजा के सामने रख ही रहे थे। दोनों परियों ने कहा, यह पिंजरा इन्हें नहीं बल्कि हमारे पति को मिला था। सारी प्रजा के साथ ही राजा भी चौंके और बोले, यह तुम क्या कह रही हो, तुम्हारा पति और कौन है। परियों ने कहा, इस पिंजरे को घोर संकटों का सामना करके पाताल लोक से लाने वाला हमारा पति है, जिसे इन्होंने पाताल लोक में गिराकर पिंजरे सहित हम दोनों को बंदी बना लिया है। दोनों राजकुमारियों ने कहा, नहीं पिताजी, ये परियां झूठ बोल रही हैं। पाताल लोक से पिंजरे को हम दोनों ही लाए हैं, वही ये दोनों परियां भी हमें मिली थी। दोनों परियों ने कहा, यदि तुम दोनों इस पिंजरे को पाताल लोक से लाए हो तो बताओ कि तुम्हें कहाँ कहाँ जाना पड़ा और किन किन घोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। परंतु दोनों राजकुमार पाताल लोक के विषय में कुछ भी नहीं बताने तैयार न हुए। तब राजा ने परियों से कहा, तुम्हारे पति का पता कैसे लगेगा। परियों ने कहा, जो व्यक्ति पाताल लोक की सारी घटनाएं बताकर शोपन घोर पिंजरा लाने की कहानी बता दे वही हमारा पति है। आप सारे राज्य में इस बात की घोषणा करा दीजिए। यदि हमारा पति कहीं होगा तो पता लगते ही अवश्य आएगा। परियों के कथा नानू।
वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।